नमस्कार दोस्तों, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एक ही वीडियो में कई सारे करेंगे। तो अभी स्क्रीन पे दिया है, एक बार पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए। आगे पढ़ता हूँ मैं। तो पहला वाला दिया है क्वेश्चन आपका कि एक कण पी एक घर्षणहीन अर्ध गोलाकार प्याले में फिसल रहा है। घर्षणहीन है, अर्ध गोलाकार प्याले में फिसल रहा है। यह क्षण t=0 पर बिंदु ए से गुजरता है। t=0 पे बिंदु ए से गुजरता है। इस क्षण इस वेग का क्षैतिज घटक v0। यह क्षण t=0 पर बिंदु ए से गुजरता है। इस क्षण इसके वेग का क्षैतिज घटक v है। इस क्षण t=0 पर एक दाना q, जिसका द्रव्यमान वही है जो कण p का है, बिंदु ए से क्षैतिज डोरी AB के अनुदिश v चाल से निकल रहा है। दाने और डोरी के बीच घर्षण नगण्य है। माना P व Q द्वारा B पर पहुंचने के लिए समय क्रमशः TP व TQ है। देखिए, एक Q है यहाँ पे, ठीक है। तो ये P है ना। अब मान लीजिए कि ये घर्षणहीन है, पढ़ लिया आपने, सब समझ लिया। तो ये P आएगा यहाँ पे, तो P किसी क्षण A पे जब पहुँचता है ना, तो A पे पहुँचता है तो उसका जो वेग का क्षैतिज घटक है, जैसे मान लीजिए ऐसे है, तो ये P इस वेग में आ रहा है, कुछ इसका वेग हो, मान लीजिए कि ये बड़ा वाला V है, तो इसके दो घटक होंगे, एक इधर होगा और एक नीचे इसके लंबवत होगा, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसके दो घटक होंगे, एक इधर साइड होगा और एक इधर साइड होगा। तो ये वाला जो घटक है इसका V दिया है, क्षैतिज घटक जो है ना V दिया है। ये वाला डोरी है आपकी और इधर क्षैतिज घटक। उस क्षण में, वेरी इंपॉर्टेंट, उस क्षण में जब आया है तो देखा गया है कि क्षैतिज घटक इसका V है, ठीक। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक भी कुछ होगा, उस पर नहीं जाते हैं। तो ठीक उसी समय क्या होता है कि एक दूसरा Q कण है, एक दाना है Q, और एक डोरी है ना, जो इस डोरी के ही क्षैतिज दिशा में वो V वेग से चलना प्रारंभ कर देता है। तो कांस्टेंट V से चलना प्रारंभ कर देता है, V से चलना प्रारंभ कर देता है। और ये जो हमारा आ रहा था ये P, वो तो ऐसे चलेगा, आके इस पे डगरा के ऐसे जाएगा, है ना, डगरेगा या फिर जो भी हो, स्लिप होकर जैसे भी जाएगा, इस तरह जाएगा, और ये इस पे चलेगा। तो TQ बोलें, एक को बोला है और एक को बोला है TP। TP क्या है कि ये P है ना, P को B में पहुंचने में लगा समय TP है, और Q को, यहाँ से Q जब आ रहा है V वेग से, तो उसको पहुंचने में लगा समय TQ है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन बड़ा होगा। जो विकल्प दिया है ना ऑप्शन, उस पर विचार कीजिए, इसमें कौन होगा, TP बड़ा होगा कि TQ बड़ा होगा कि बराबर होगा कि क्या होगा। इसमें दिया है, तो इसमें आपको दिया है, पहले दिया है कि TP ऐसे होगा, जो भी दिया है आप देख रहे हैं। तो अब सोचते हैं इसको, जैसा हम जानते हैं कि ये जो इस वृत्त पे आ रहा है, तो मतलब ये फिसल रहा है, यानी G के अंतर्गत आ रहा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है। तो क्षैतिज घटक इधर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका क्षैतिज घटक ना। तो यहाँ पे क्षैतिज घटक कुछ है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे मतलब बढ़ेगा तो इसका क्षैतिज वेग बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे क्षैतिज वेग क्या होगा, इसका महत्तम होगा। इस पॉइंट पे क्षैतिज वेग महत्तम होगा, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं जाएगा और ये इधर साइड में जाएगा। P की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि क्षैतिज वेग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया इतना तक, यहाँ पे जो था ना, उससे कहीं ज़्यादा इसका क्षैतिज वेग, P का क्षैतिज वेग बढ़ता गया, मतलब इस दिशा में जो वेग है वो बढ़ता गया, और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और फिर मान लीजिए कम होता गया कम होता गया, तो यहाँ पे वो मिल जाएगा क्षैतिज वेग। यहाँ पे V था ना, V था, और यहाँ पर भी V मिल जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ा और फिर कम होकर इतना हुआ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये हमारा कवर कर लेगा, मतलब क्षैतिज वेग इसका बहुत बढ़ गया। इसका मतलब TP है ना, TP क्या होगा, बहुत तेज़ी से कम समय में कर लेगा। अब ये भी, इसमें भी लॉजिक है, मतलब वेग बढ़ जाएगा तो एक बहुत कम समय में कर लेगा,
ये कम समय में आज कर लेगा। अब इसको ये एक कांस्टेंट वेग से जा रहा है तो इसको मतलब समय ज़्यादा लगेगा, मतलब कि टीपी कम लगेगा, तो टाइम आपका कम लगेगा और यहाँ पे टी क्यू का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा अ सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि सभी सही विकल्प को चुनना है। तो अगर इसमें अ सही हो तो ये भी सही होगा, स सही हो तो सभी सही होगा, ब सही तो ब भी सही होगा, चलो कोई भी सही हो सकता है। तो जितने सही होंगे सबको चुनना है इसमें। तो बोला है कि m द्रव्यमान का एक कण जो 36 से 45 अंश के कोण पर वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेप्य बिंदु के परितः, मतलब जिस बिंदु के जहाँ से प्रक्षेप किया जाता है ना उसके परितः कोणीय संवेग का परिमाण ज्ञात करना है, जबकि कण महत्तम ऊंचाई पर है। मतलब जब कण महत्तम ऊंचाई पे है ना तो उस समय कोणीय संवेग है ना आपका एंगुलर मोमेंटम, उसका परिमाण ज्ञात करना है। तो इसमें विकल्प एक तरह से दिख ही रहा है आपको कौन कौन क्या होगा। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। तो ये आपका x हो गया, इधर एक्सिस और इधर y हो गया, और इस कण को फेंक दीजिए। 45 अंश के कोण फेंकना है तो इस दिशा 45 अंश के कोण बना के फेंक रहा है तो कोण ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे ऐसे गिर जाएगा जो भी हो। लेकिन जब ये महत्तम ऊंचाई पे है ना तो महत्तम ऊंचाई h होगी। ये आपका 45 अंश हो गया, ये v वेग से फेंक रहा है तो इसके दो घटक होंगे, ये तो बेसिक चीज़ है। तो एक घटक होगा कास वाला, दोनों होगा साइन वाला। 45 से फेंक रहा है तो आधा आधा बढ़ जाएंगे, तो मतलब v/√2 हो जाएगा, ये भी v/√2 हो जाएगा। इससे इधर जाएगा और इससे ऊपर जाएगा। जब ये महत्तम ऊंचाई पे है तो महत्तम ऊंचाई पे है, ये मिला दीजिए कि ये महत्तम ऊंचाई पे है। तो इस समय आपको ज्ञात करना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब होगा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, वीडियो आप पॉज करके पहले एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आपको पता नहीं होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मोटा मोटी मैं बताता तो हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर जिस भी अक्ष के परितः एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो अगर कोई कण है तो उसका संवेग ना, मान लीजिए संवेग जो भी है, संवेग की सदिश राशि है, संवेग जो उसका होता है कण का, उस संवेग का ना जो क्रिया रेखा होती है उस क्रिया रेखा से लंबवत दूरी होती है जो जिसके परितः निकालना है, मान लीजिए r है, ठीक। तो वो गुणा करने पे आ जाता है, मतलब कि m भी r करने पता है। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई पे ये पहुँचेगा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुँचेगा तो ये जो इसका क्षैतिज वेग होगा वो तो जो था वो रहेगा ही। तो v/√2 था ना निकाला था हमने, तो वो रहेगा ही। लेकिन ऊर्ध्वाधर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वाला रहेगा ही नहीं, वहाँ से नीचे आ रहा है। तो इससे थोड़ा आसान हो गया। तो अब जब वेग रहेगा तो उसमें मोमेंटम रहेगा, वेग नहीं रहेगा तो मोमेंटम उसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कहाँ है, इस दिशा में है, इस दिशा में नहीं है। तो मतलब उस दिशा में ना मोमेंटम है नहीं, तो उससे इसका कोणीय संवेग से मतलब संवेग में कोई योगदान नहीं होगा। तो मतलब बस इस वाले मतलब वेग से, यानी संवेग बोल लीजिए, इससे होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान है, मानना नहीं है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है m द्रव्यमान है, तो इस दिशा में संवेग क्या हो जाएगा हमारा, mv हो जाएगा, mv/√2 यही होगा ना इस दिशा में मोमेंटम। ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब निकालिए इसके परितः, ठीक है, इसके परितः निकालते हैं। तो यहाँ से इसकी क्रिया रेखा को पीछे करेंगे हम, ठीक है। तो करेंगे इससे लंबवत दूरी, मतलब ये लंब बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे ना जाके ऐसे जाता और इसके परितः हमें निकालना है, तो अगर m भी इधर आता ना तो इसको ऐसे 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 पीछे क्रिया रेखा इसके करते और यहाँ से ना इस पे लंब डालते, तो ये लंब मान लीजिए पड़ेगा ये। तो इस दूरी को mb से गुणा करते तब जाके आपका कोणीय संवेग निकलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आसान है। तो आपका हो गया mb, कोणीय संवेग बराबर लिखेंगे, कोणीय संवेग लिखना होना नहीं है, आपको विकल्प चुनना है, तो इसलिए
ये हो जाएगा आपको एम वी बटा में √2 इंटू ये दूरी, अरे यार ये तो दूरी हाइट के बराबर है ना, ये इस वाले हाइट के बराबर है, ठीक है, इस वाले हाइट के बराबर है, तो ये तो हाइट ही होगा। तो ये क्या मैक्सिमम ऊंचाई है, मैक्सिमम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g तो होता है। अब यहाँ से यू स्क्वायर मतलब कि यू की जगह पे v है ना, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, अब बटा में साइन 45 अंश का मान क्या आता है, 1/2 में 2, तो 1/2 में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, 1/2 होगा, यानी 4g हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, v स्क्वायर बटा में 4g हो गया। तो ये h क्या हो गया, v स्क्वायर 4g, तो मतलब ये mv और ये ऊंचाई, तो ये ऊंचाई क्या मिल गया हमें, v स्क्वायर बटा 4g, तो ये हो गया v स्क्वायर बटा में 4g हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा m v पे 3 घात बटा में 4√2g, ठीक है, ये आपका संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में तो ब मिल गया, वाह, ब आपका क्या हो गया, मिल गया, आपको मिल गया ये ब, तो एक तो मिल गया ब। आप बोल सकते हैं आंख मूंद के कि हाँ ब वाला सही है, लेकिन इसमें और भी सही हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए। तो इसमें जो दिख रहा है आपको कि आपको ब में मिल गया, लेकिन दूसरा वाला 100 दिख रहा है ना, तो 100 में mvg है, तो mvg अगर रहेगा तो इस तरह का आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, तो इसका मतलब 100 नहीं होगा, शून्य तो होगा ही नहीं, पता ही आपको। 2 पर विचार कीजिए, 2 में v नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, h के फॉर्म में दिया है, समझे, h के फॉर्म में दिया है, तो h आप h के फॉर्म में बनाइए, v इसमें से हटाइए। तो मान लीजिए h बराबर क्या था आपको, h बराबर यही था ना, v स्क्वायर बटा में 4g, तो v बराबर यहाँ से क्या निकल जाए आपका, v बराबर निकल जाएगा v बराबर निकल जाएगा 4hg, ठीक है, अंडर रूट होगा ना महाराज, अंडर रूट v, ठीक है, तो v की जगह पे अंडर रूट 4hg इसमें रख के देखते हैं, तो m इसके बाद अंडर रूट 4hg, 4hg का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 4hg, तो इस पे 1/2 कर देते हैं, और एक बटा 2 इंटू 3 बटा में क्या आ गया, 4√2g हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे बात नहीं बन रही है, तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं m, उसके बाद इसको v इंटू वी स्क्वायर बटा में 4g, अंडर रूट नीचे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर बटा में 4g लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो v स्क्वायर बटा 4g का मान क्या है, v स्क्वायर बटा 4g का मान h है, ठीक है, तो ये हो गया m, उसके बाद h v होगा ना, v बटा में अंडर रूट 2, फिर v का मान एक बार यहाँ से रखिए, तो फिर v का मान हो जाएगा m h बटा में अंडर रूट 2, और उसके बाद अंडर रूट 4hg, तो इसमें से 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा m h, और इधर 2 हो जाएगा, उसके बाद अंडर रूट hg होगा, अंडर रूट hg बटा में अंडर रूट 2 है। तो ऑप्शन हमें पाना है ना, ऑप्शन 2 पे विचार करना है, तो हाँ, तो ये हो गया 2 से अंडर रूट में ये कट जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये कट के अंडर रूट 2 हो जाएगा, मतलब कि ये हो गया आपका m, और अंदर में अगर हम लेंगे इसको, तो ये h स्क्वायर 3 घात हो गया, h पर 3 घात g, और 2 को भी अंदर ले सकते हैं, 2 ले लीजिए, h पे 3 घात, यानी हमारा कुल मिला के मतलब ये हुआ कि 2 वाला भी हमारा मिल गया, 2, ठीक है, ब मिल गया और 2 मिल गया, तो हम इससे बोल सकते हैं कि इसमें दो हमारे विकल्प सही होंगे, ठीक है, 2 ऑप्शन सही होंगे, ब और द, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान है, मैं इसको वर्बली बोल देता हूँ, वर्बली देखिए,
ये बोल रहा है कि निम्नलिखित विस्थापनों में से कौन सा युग्म नहीं जोड़ा जा सकता है जिससे कि परिणामी विस्थापन 2 मीटर हो जाए। मतलब कि आगे दिया है, ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन कहाँ गया, पहला वाला ऑप्शन है, और ऑप्शन है इसमें कि 1 मीटर तथा 1 मीटर, बॉ वाला ऑप्शन है 1 मीटर तथा 2 मीटर, 100 वाला ऑप्शन है 1 मीटर 3 मीटर, और 2 वाला ऑप्शन है 1 मीटर 4 मीटर। तो मतलब दो इस तरह से वेक्टर हैं, उनको जोड़ने पे मतलब जो परिणामी 2 से 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। अगर ऑप्शन में हमको क्या बताना है, ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब कि उसको अगर युग्म को जोड़ेंगे ना, कैसे भी जोड़ेंगे, मान लीजिए कि जैसे ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, इन दोनों जोड़ के 2 नहीं लाया जा सकता। जैसे पहला वाला क्या है, 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो इनको जोड़ के 1 नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता है, सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो 1 + 1 2 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 2 और 1, 1 2 है और 1 मान लीजिए किधर साइड में भी होगा तो वो 1 है, इसको जोड़ के 2 नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता है। एक को मान लीजिए कि ऐसे 2 करिए, ठीक, उसके बाद दूसरे को मतलब इस एंगल पे करिए, इस एंगल पे करिए ना, इस हिसाब से करिए कि ये वाला क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो अगर कम हो रहा है तो थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, इस तरह करके इससे भी हम क्या ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं। तो और से भी ला सकते हैं, बहुत से ला सकते हैं, और 100 से भी ला सकते हैं। एक को 3 मीटर है, जैसे 3 मतलब मीटर का वेक्टर है, और एक क्या है 1 मीटर का वेक्टर है, तो इसको ऐसे घटा दीजिए, कम कर दीजिए 1, तो 2 मीटर ही बचेगा, इससे भी ला सकते हैं। उसके बाद चौथा वाला क्या है, 2 बोला है 1 मीटर 4 मीटर, 1 मीटर वेक्टर और 4 मीटर को वेक्टर को कितना भी जोड़िए घटाइए, 2 आप नहीं ला सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी आसान है, पढ़िए, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें बोला है कि 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी एक तलीय हैं तथा एक तीसरा वेक्टर सी ए बी के तल से बाहर है, वेक्टर ए और बी के तल से बाहर है। इन वेक्टरों का परिणामी वेक्टर बोला है 0 हो सकता है, मतलब ऑप्शन आपको चुनना है, 0 हो सकता है, फिर उसके बोला है कभी 0 नहीं हो सकता, उसके बाद बोला है ए + बी के तल में होगा, ए - बी के तल में होगा। तो 2 वेक्टर हमारे हैं, हमारे 2 वेक्टर है, मान लीजिए ए है और दूसरा क्या है, बी है, बिल्कुल सही है, ब्लैक बोर्ड पे है, एक तल में है, मतलब कि XY तल में है, XY तल में है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कभी भी रहेंगे ना तो इसी तल में ही आप बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे ही बना सकते हैं। और तीसरा वेक्टर है उस तल में नहीं है, तो तल में नहीं का मतलब कि ये ब्लैक बोर्ड से बाहर होगा, ये तो यहाँ पे होगा, है ना, ब्लैक बोर्ड से कुछ दूरी पे होगा, या ब्लैक बोर्ड से अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ में होगा, तो मतलब इस तरह होगा, इस तरह होगा, या अंदर की तरफ होगा। तो इसमें बोला है पहला ऑप्शन क्या है, बोला कि 0 हो सकता है, ठीक है, ये बोला है कि 0 होता है, तीनों मैंने वेक्टर का परिणामी वेक्टर 0 हो सकता है, तो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितना भी ये घटेगा बढ़ेगा ना, घटेगा बढ़ेगा कुछ भी होगा, तो परिणामी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ जाएगा या उधर की तरफ जाएगा, तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बात को विजुलाइज कीजिए, इस मान लीजिए प्लेन है, ठीक है, तो इसमें कितना भी ए और बी को कम ज़्यादा करेंगे तो ए और बी को कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, बहुत करेंगे ए और बी को 0 से लेके और ए + बी तक टोल मटोल कर सकते हैं। 0 कैसे होगा, और ए - बी कर देंगे, मतलब ठीक है, किसी कंडीशन में आप मान लीजिए कि ये अगर बराबर भी हो गए तो इसका घटाना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये बहुत कर सकते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो मतलब कि जितनी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं में ए और बी का जो रिजल्ट होगा 0 से लेके ए + बी के बीच में ए + बी का ओनली आएगा, ए और बी का आएगा। लेकिन तीसरा वेक्टर कहाँ है, वो बाहर है, तो बाहर है ना, तो फिर वो 0 आएगा, तो फिर उसका कुछ मान आ जाएगा, ठीक है, और कुछ मान है तो मान आएगा ही। तो कुल मिला के ये वेक्टर 0 नहीं हो सकता, इनका परिणामी क्या है, 0 नहीं हो सकता। तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है, और तीसरे ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। बोला कि ए + बी तल में होगा, तो इस तल में तो परिणामी हो ही नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी बाहर है तो थोड़ा सा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, तो इस तल में भी नहीं होगा, और a माइनस बी तल में भी नहीं होगा। तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ब नंबर सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन में ये बोला है कि वेक्टर 2i प्लस 3j तथा YH के बीच कोण ज्ञात कीजिए। 2i प्लस 3j, तो 2i प्लस 3j बनाएंगे हम, तो इसका क्या मतलब है 2i का? i का मतलब x अक्ष और y का मतलब इधर, तो 2i, तो इधर 2 हो गया, ठीक है, और 3, तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो मतलब कि डेट इधर मिलाइए, इधर मिलाइए, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि इससे और YH के बीच में क्या, इसके इन दोनों के बीच में क्या कोण होगा, मतलब कि ये वाला कोण पूछ रहा है, ये y है ना, तो ये वाला आपको कोण पूछ रहा है। तो ये वाला कोण नहीं निकाल सकते हैं, इसको मिला दीजिए, तो एक त्रिभुज बन गया, तो ये वाला हो गया। तो ये आपको पता ही है, ये कितना है? 3 पता है? नहीं पता है 3, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पता कर लेंगे कि ये क्या होगा, ये दूरी पता कर लेंगे। तो ये मान ली ये वाला दूरी क्या हो जाएगा? √2² प्लस 3² हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या है आपको? ये 2 पता है, ये भी नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो आपका 2 है या फिर ये है। तो ये लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया आपका? 2/3, तो थीटा इनवर्स, ये थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब ऑप्शन हमें चुनना है, ऑप्शन चुनना है, तो ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है देख लेता है एक इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका tan इनवर्स में दिया, तो tan इनवर्स क्या हो गया आपका? 2/3, आंसर नंबर ब हो गया आपका, ठीक है, आंसर ब हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक सरल लोलक एक रेलगाड़ी की छत से लटका है, ठीक है, तथा रेलगाड़ी ए त्वरण से दौड़ रही है। लोलक की डोरी का ऊर्ध्वाधर से झुकाव क्या होगा? ये लोलक है, एक रेलगाड़ी होगी, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में ये ए त्वरण से जा रहा है, ठीक है, और ये एक लोलक है यहाँ पे लटका हुआ है, ए त्वरण से जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर यही हो गया ना, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये लोलक है, रेलगाड़ी में जी त्वरण से जा रहा है, तो सीधा तो लटका नहीं होगा, तो इधर रेलगाड़ी ए त्वरण से जा रही है, तो ये किधर आ जाएगा? लोलक ऐसे आ जाएगा, आपको थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होगा, ये तेज चलेगा, तो मतलब कि ये ऐसे इधर लोलक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये कोण ज्ञात कीजिए, ये आपका कोण है ना, मान लीजिए थीटा है, ये कोण कितना होगा, ठीक है। तो ये कोण आपको बताना है, तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा? तो इधर साइड में ए काम कर रहा है, जी आपका किधर काम करेगा? इसमें जी नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो इस पे एक एक्सेलरेशन एक तरह से काम करेगा अपोजिट। आप बोलोगे इधर साइड में एक्सेलरेशन क्यों करेगा? क्योंकि लोलक क्या था, अपने जगह पे रुका हुआ था, ठीक है, रुका हुआ था, लेकिन गाड़ी ना ए त्वरण से आगे बढ़ गई। ए त्वरण से जब आगे बढ़ी तो लोलक रुकना ही जैसे रुके हो गया, और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई, तो ऐसे हो गया। तो कुल मिला के मतलब ये हो गया। तो ये वाला आपको पता है कि ये ए हो गया, और ये जी नीचे काम कर ही रहा है, तो मतलब कि ये वाला जी हो गया, ये वाला इधर साइड में नीचे जी लग गया, जी का वेक्टर हो गया ये, और इधर साइड में किसका वेक्टर हो गया? ए का वेक्टर हो गया, इधर साइड में ए का, मतलब जी नीचे की तरफ काम कर दिया, और इधर साइड में क्या काम कर दिया? वेक्टर ए काम कर दिया। तो ये कोण है ना, तो कोण बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होता है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? ए बटा जी होगा, ए बटा जी यानी tan इनवर्स ए बटा जी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स ए बटा में जी। ये आपका देखते आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा 100, ठीक। लेकिन एक थोड़ा सा और बात आ सकती है, ए और जी में ही बोला है, आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इसमें बस 100 सही होगा। अगर साइन में थोड़ा इधर उधर करके लिखता, मान लीजिए कि tan है, तो साइन भी कुछ ए और जी के फॉर्म में ही कुछ अलग तरह से आएगा, अंडर रूट में करके आएगा, तो फिर आपको चेक करना पड़ता।